नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। कश्मीर बीजेपी को नहीं मिल सका। ये बात दो लाइनें मैंने खराब की है बोल के। इस पूरे इलेक्शन में आपने देखा होगा, हरियाणा के चुनाव पे मैंने बहुत ज़्यादा सामग्री आपको दी नहीं, हरियाणा का बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया नहीं। उसकी वजह ये थी कि हरियाणा में कुछ ऐसा मुझे दिख रहा था जिसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था, जिसका मैं उत्तर जान नहीं पा रहा था। एक तरफ से एग्जिट पोल के नतीजे, एक तरफ से जो वहाँ पे पत्रकार लोग जा रहे थे, उन सब का परसेप्शन जो वहाँ से आ रहा था वो परसेप्शन था, और दूसरी तरफ मुझे जो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों में कमियां थी वो दिखाई दे रही थी, और दोनों चीज़ें मेल नहीं खा रही थी। चुनाव के नतीजे आने से वो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, साफ हो गई हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और समझते हैं कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ, और कांग्रेसियों की बुद्धि इसके बाद अब खुलेगी या नहीं खुलेगी, उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले ईवीएम का मसला। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईवीएम में धांधली हुई है। पहले बैटरी कम थी, बाद में बैटरी ज़्यादा निकली है। जिन जिन ईवीएम में हम हारे हैं उनका बैटरी लेवल ज़्यादा निकला, ये इनके अपने तर्क हैं। हम में से भी ज़्यादातर जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को हमेशा उनका विश्वास तोड़ा, उनको धोखा दिया, उनके साथ दगा किया जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत कड़वी बात है। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा डेमो कराया था एक खास ईवीएम का। बार बार कई तरह के मॉडल आ रहे थे। ये चीज़ें सामने आई थी कि ईवीएम में धांधली का जो मूल कारण है वो वीवीपैट मशीन है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वीवीपैट में जो है वो जो डाटा आता है वो बाहर का आदमी डालता है, और वो आदमी डाल के डाटा चला जाता है। उस जिस कंप्यूटर से उसने डाटा डाला है उस कंप्यूटर पे कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, सिंबल लोडिंग वाला जो प्रोसेस होता है, हमने इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा एक गुजरात के राहुल भाई हैं, उन्होंने भी एक ईवीएम का मॉडल बनाया था जिसके पूरे देश में उन्होंने डेमो किए कि कैसे केले को पे वोट डालो और बाद में पपीते की पर्ची निकलती है। और उन्होंने ये बताया था कि ईवीएम जो है उसमें पर्ची भी वही निकलेगी जो आपने बटन दबाया, लेकिन पीछे से हैक हो जाएगी। इसमें कई एक्टिविस्ट थे, कोई पूरा आईएएस अधिकारी था, कोई आईएएस की नौकरी छोड़ के आया हुआ है, कोई वकील है सुप्रीम कोर्ट का, ये सब लोग लगे हुए थे। ये चाहते थे कि ईवीएम जो है उसको एक्सपोज किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2024 का चुनाव आने से पहले इन सभी लोगों के संघर्ष को धोखा दिया। देखिए, एक कड़वी बात समझने वाली है कि जो लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और सोच रहे हैं कि एक बार कांग्रेस आ जाए, वो कांग्रेस को लाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। कांग्रेस के अतीत के, खास तौर पे इस देश के बुद्धिजीवी लोग, कांग्रेस का जो अतीत है, कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, उसमें इस देश में पूंजीवाद को लाना, ये लाना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज देश भोग रहा है, वो कांग्रेस के कारण है। लेकिन लोग चाहते हैं कि अब लोकतंत्र जब खतरे में पड़ जाए, जब ये लगे कि अब तो हमारे देश में हम लोकतंत्र ही खो देंगे, तो बुद्धिजीवी कहता है कि भाई ना राजा से काना राजा सही। मोदी के मुकाबले कांग्रेस बेहतर है, तो कांग्रेस एक समझौते के विकल्प के तौर पर ही बुद्धिजीवियों की पसंद है और इस देश के पढ़े लिखे लोगों की पसंद है। कोई कांग्रेस पार्टी पहली प्रेफरेंस नहीं है। और राहुल गांधी आ जाएंगे तो देश में क्रांति मच जाएगी, नीतियां महान हो जाएंगी, देश रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, ऐसा वो नहीं मानते हैं। उनका मानना यह है कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो कम से कम देश में लोकतंत्र पुनर्जीवित हो जाएगा, लोग अपनी बात कह सकेंगे, सरकार से असहमतियां व्यक्त की जा सकेंगी। और रावण के महल में अगर रावण के कदमों का मंदोदरी विरोध करेगी
तो उसकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, विभीषण अगर विरोध करेगा तो उसको मार नहीं डाला जाएगा, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। इस तरह की स्थितियां वापस इस देश में आ जाएंगी, इसलिए लोग कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस समझती है कि ये सब लोग मेरे लिए बने हैं, ये इनकी जिंदगी जो है वो कांग्रेस पार्टी को चमत्कारी ढंग से इसको कांग्रेस पार्टी को महान बनाने के लिए है, और ये सब लोग जैसे बीजेपी के भक्त होते हैं वैसे मेरे भक्त हैं। भक्त हैं कांग्रेस के, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी सड़क पे खड़े हुए थे, इनको कांग्रेस ने निराश किया। कैसे किया? जो इतना बड़ा कैंपेन चला, उदित राज कांग्रेस के अपने सांसद, पूर्व सांसद जो थे वो, और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे। इस कैंपेन के बाद में कांग्रेस पार्टी ने क्या एकदम फुलझड़ी सी मांग रख दी ईवीएम को लेके कि वीवीपैट के साथ गिनवा दो पर्चियां। जब जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो ईवीएम की खामियां सामने रख रहे हैं, जो लोग खड़े हुए थे, उन सब लोगों ने यह कहा कि वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम के वोट मिल सकते हैं। धांधली करने के बाद भी आपने वीवीपैट की पर्ची मिलवाने की मांग की, और उसको भी चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट में ले गए आप। यानी वीवीपैट की पर्ची वाले मसले को इतना बड़ा कर दिया आपने कि बाकी की जो चीज़ें लोगों ने उठाई थी वो फुस फटाका हो गई। अब दोबारा चुनाव आया है। हरियाणा के चुनाव में खुद कसम खा के मोदी जी से भी अगर कोई कहलवा ले, झूठ पकड़ने वाली मशीन पे कसम खा के, तो वो बोल देंगे, झूठ पकड़ने वाली मशीन पे अगर निकलवा ले तो मोदी जी भी कहेंगे कि मैं मानता था कि हरियाणा हम नहीं जीतेंगे। धरती पे हर आदमी जानता था कि नहीं जीतेंगे, जनता साथ नहीं थी, लेकिन नतीजे आए हैं तो ये आए हैं। लेकिन इस वीडियो का मैं ये आगाज कर रहा हूं ईवीएम वाले मामले से, लेकिन सिर्फ ईवीएम का फैक्टर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम को हथियार बनाती है। हार गए तो झेप पिटाने के लिए ईवीएम का नाम बना दो, लेकिन अंदर से ये ईवीएम की समर्थक हैं, अंदर से ये ईवीएम के साथ हैं, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले इस देश में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मोमेंटम बना था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को धोखा दिया और पर्चियां गिनवाने की एक हल्की सी मांग करके ये आगे बढ़ गए। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम के ऊपर बात करना भी नहीं चाहती थी। कांग्रेस को लगता था कि ईवीएम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस देश में जनता के बीच ये संदेश चला जाएगा कि भाई जीत तो मोदी की हो ही जाएगी, ईवीएम मोदी के पास है ही, तो कांग्रेस को वोट देने की क्या ज़रूरत है। ये कहानी कांग्रेस ने अपने लोगों को समझाई, और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनको चुप करके बिठा दिया। अब दूसरा पहलू, एक तरफ तो आप साफ दिखाई दे रहे हो कि धांधली का विरोध आप करते हो अपनी स्किन सेविंग के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए, लेकिन आप सचमुच निष्पक्ष चुनाव को लेकर वो कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हो, वो लड़ाई नहीं कर रहे हो, निर्णायक लड़ाई सड़क पे जो आपको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरा, रणनीति के स्तर पे जो मैंने आपको कहा कि इतना सारा जो फीडबैक आ रहा था हरियाणा के लोगों का कि बीजेपी हार जाएगी, वो उल्टा कैसे हो गया। यही चमत्कार मध्य प्रदेश में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था। तो इसको आप समझिए। जो आपके पास वहाँ से फीडबैक आ रहा था, वो फीडबैक था कि मोदी को हमें हटाना है, हम मोदी को हराएंगे, हम मोदी के काम से खुश नहीं हैं, सीधी सी बात। दूसरा, खट्टर के काम से, इसके काम से खुश नहीं हैं। लेकिन बीजेपी कैसा खेल खेलती है, कहाँ पे बॉल डालती है, यॉर्कर कब डालती है, बाउंसर कब डालती है, ये सबको पता था। तो वही मुझे जो अचरज है वो ये है कि उस पता होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति में उस पूर्व के अनुभव को शामिल क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। जैसे हम जानते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, एक बड़े ग्रुप के खिलाफ सारे लोगों को मोबिलाइज कर लेती है। यूपी में यादव वर्सेस नॉन यादव वगैरह उन्होंने किया था। हरियाणा में इन्होंने किया जाट वर्सेस नॉन जाट, पिछले चुनाव में भी किया था, और पिछले चुनाव में करने के बाद भारी सफलता पाई थी। किस चीज़ से? जाट वर्सेस नॉन जाट से। तो आज के इस चुनाव में जब आपको मालूम है कि ये वाली सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती है, 4-6 वीडियो में तो मैं ही बोल चुका था, तो आपको कौन सी खुजली थी, आपके सिर में कहाँ वो जूं रेंग रही थी कि भाई साहब आपने इस चुनाव में जब अपनी फील्डिंग की तो आप फिर से वही जाट वाला नैरेटिव लेके आगे बढ़ गए।
आपने हुड्डा को कैंडिडेट क्यों बनाया, पहली चीज। दूसरा, हुड्डा को आपने पूरा ठेकेदारी दे दी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ठेका दिया, आपने नुकसान उठाया। राजस्थान में आपने गहलोत को दिया, नुकसान उठाया। कांग्रेस पार्टी एक आदमी को कि भैया तू ही खर्चा वर्चा संभाल लियो, तू ही रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लियो, तू आज से जिम्मेदार इस स्टेट का, उस मोड में चलती है, ठेका दे देती है, हुड्डा को दे दिया। तो क्या हुआ कि बीजेपी को वो मौका मिल गया अदर कास्ट, अदर पार्टी, सबकी सोच इंजीनियरिंग करने का, सबको जाटों के खिलाफ भड़का के इकट्ठा करने का। किसी व्यक्ति ने लिखा कि जाटों को तो मुसलमान बना दिया था इन्होंने, कहां पे, हरियाणा में, और चुनाव जीत गए। इसकी काट क्या हो सकती थी, इसकी काट ये हो सकती थी कि भाई साहब आपके अंदर जब तथा नहीं है तो आप लठ लेके सामने वाले घर क्यों पहुंच जाते हो, 4 आदमी साथ लेके जाओ। 4 आदमी साथ लेके जाओगे उसके घर के सामने, फिर उसको ललकारोगे तो हो सकता है 4 लोग मिलके उसको पीट लो। भाई वो आखिर में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली बार बार साबित हो रहा है, आपसे ज़्यादा चालाक भी साबित हो रहा है, तो आप तैयारी करके जाओगे ना। हरियाणा में पूरा एक बड़ा यादव बेल्ट है, अहीरवाल जिसको कहते हैं, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ये सब इलाका जो एकदम नूह तक आता है। अखिलेश यादव ने 5 विधानसभा सीटें मांगी थी, अगर देते तो ये जो अदर जाट वर्सेस अदर्स के ध्रुव में एक कुछ यादव लोग तो आप ले आते हैं। आप जाति जनगणना का भाषण देने भर से दलितों को अपने साथ तो नहीं कर लोगे ना भैया, आपको काम करना पड़ेगा ना। केजरीवाल भले ही बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर 1-2 सीट लेकर केजरीवाल हरियाणा में आपके साथ होता तो वो मायने रखता था। आपने उसको भी अलग कर दिया। कुल मिला के आप गठबंधन के साथ जाना चाहिए था। जो रणनीति आपकी उत्तर प्रदेश में सफल हुई थी, उस आप रणनीति को आपने नहीं अपनाया और राजस्थान की तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और अकेला चलो के चक्कर में आपने ये अपनी खुद की हालत खराब कर ली। तीसरा फैक्टर, ठेकेदारी प्रथा का एक नुकसान ये भी हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, जो कैंडिडेट थे, जो जीत सकते थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी को लोगों के टिकट काटने में कोई संकोच नहीं हुआ। उसको पता चल गया था कि हम पुराने समय से यहाँ सरकार में हैं, तो हम जो लोग बैठे हुए सत्ता में उनको हटा देंगे तो गुस्सा आधा उसके साथ ही चला जाता है। मुख्यमंत्री बदल दिया और बड़ी संख्या में उन्होंने विधायकों के टिकट काट दिए। जिस विधायक को उनको लगता था कि भैया पब्लिक इसको पसंद नहीं कर रही है, उसके टिकट काट दिए। ऐसे करके उन्होंने अपने काम काज के प्रति नाराजगी को कम किया और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, अपने ही कार्यकर्ता को नाराज किया। उसका असर ऐसे पड़ा, 14 सीटें 14 ऐसी हैं जो बागियों ने कांग्रेस को हरवा दी। एक सीट पर तो बागी चुनाव जीत गया, इनका अपना कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहा। 14 नहीं बल्कि 17 सीटें हैं। जो बहादुरगढ़ का कैंडिडेट है वो बाकायदा चुनाव जीत गया बागी, और ये हार गए। कालका सीट पे 11,000 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। इनका बागी 32,000 वोट लाया है। अगर वो पार्टी के साथ रहता तो इस 32,000 वोट में से 11 नहीं तो 12,000 वोट तो पार्टी को मिल जाते। पुंडरी में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई है। कांग्रेस का जो बागी था उसको 40,000 वोट मिले हैं और जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट केवल 2,000 वोटों से हारा है। यानी कांग्रेस के बागी ने 40,000 वोट काटे हैं। अगर उसने 2,000 वोट भी और कम काटे होते तो ये जीत जाते। यानी एक कैंडिडेट जो 40,000 वोट अपने दम पे ला सकता है, उसको टिकट आपने नहीं दिया और उसने आपके कैंडिडेट को हरा दिया। राय सीट पे जो है वो 4,500 का मार्जिन है और बागी को 12,000 वोट मिले हैं। गोहाना में 10,000 का मार्जिन है, बागी को 15,000 वोट मिले हैं। सफीदों में 4,000 का मार्जिन है, बागी को 29,000 वोट मिले हैं। दादरी में मार्जिन 2,000 का है, बागी को 6,000 वोट मिले हैं। तिगांव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई है, कांग्रेस के बागी को 57,000 वोट मिले हैं और उनका कैंडिडेट सिर्फ 37,000 वोट से हार गया है। अंबाला कैंट में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई है,
कांग्रेस के बागी को 53,000 वोट मिले हैं और उसकी जो उम्मीदवार थी वो केवल 7,000 वोटों से हारी है। असंध में 2,000 वोटों का मार्जिन था, जबकि बागी को 16,000 वोट मिले हैं। ऊंचाना कला में 39 वोट के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हार गई और उनके बागी को 32,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा भद्रा में 7,500 वोट का मार्जिन है, बागी को 27,000 वोट मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 2,000 वोट का मार्जिन है, बागी को 21,000 वोट मिले हैं। सोहना में 11,000 वोट का मार्जिन है, 70,000 वोट बागी ले गया है। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे नंबर पे आई है, कांग्रेस का जो बागी है वो दूसरे नंबर पे आया है और 44,000 वोट मिले हैं, जबकि 17,000 वोट से वो हार गया है। तो डबवाली में भी यही है, 610 के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हारी है, जबकि उसका बागी 2,000 वोट ले गया है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये है कि इन्होंने टिकट बंटवारे में भी जो खुली छूट दी हुड्डा साहब को, उसका नतीजा ये हुआ। शैलजा के केस को सब लोग चर्चा कर रहे हैं। शैलजा निश्चित तौर पे शैलजा के अंदर दलित अपना जो है अपने प्रतिनिधि की छवि देखता है और अगर इन्होंने शैलजा को ठीक से हैंडल किया होता तो वहाँ से भी कुछ मिल सकता था। इसी तरह के बहुत सारे एनालिसिस आपके सामने हैं और आप बार बार ये समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जीती हुई लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी। कांग्रेस पार्टी इस खाम ख्याली में ना रहे कि जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लोगों के दिमाग में बोया गया है वो आसानी से निकल जाएगा। ये भाई साहब पैदलों का देश है। लोग इतना ज़्यादा अब इजराइल की मोहब्बत में आ गए मोदी के साथ साथ, अब इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। उनको कुछ नहीं पता है, ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, ना डी पता है, और उन विषयों पर भी वो आंख बंद करके कि जो भी आप कह रहे हो सही है लेकिन ये तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जिस तरह का जहर भरा गया है वो मुसलमानों के लिए जहर नहीं है, वो बीजेपी के लिए अमृत भरा गया है। इन सब चीज़ों के रहते हुए आप इस लापरवाही से नहीं लड़ सकते। आज भी आप कह रहे हो ईवीएम में धांधली हुई है, 4 दिन बाद आप चुप हो जाओगे। कश्मीर में आपकी जो जीत हुई है, वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा एनालिसिस छापा है चुनाव के नतीजे आने से पहले, 2 दिन पहले। कश्मीर में आपकी जो जीत हुई है वो जीत इस बात की जीत है कि किस तरह से कश्मीर का आदमी घुट रहा था। कश्मीर का आदमी इस बात से परेशान था कि भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में जिस तरह से उसकी फ्रीडम पूरी तरह से छिन गई, बोल नहीं सकता, हमेशा दुखी लगी रहती है, और हालात की जो नॉर्मलसी आई है, तथा कथित फोर्स्ड नॉर्मलसी जो है, जो ताकत के बल पे वहां पे सामान्य हालात किए गए हैं, वो हालात, वो जो सामान्य हालात हैं तथा कथित, उन हालातों में भी आदमी निश्चिंत नहीं हो पा रहा है। जैसे दिल्ली का आदमी, जैसे मैं बोल पा रहा हूं, कश्मीर में उनको डर लग रहा है कि हम बोल देंगे तो हमको जेल में डाल देंगे, और बहुत सारे लोग डाले गए हैं। तो वो जो खौफ है बीजेपी का, उस डर के मुकाबला करने के लिए उस डर को उन्होंने वोट दिया है, इसलिए कश्मीर में ये अंतर आया है। जम्मू के जो लोग हैं वो कश्मीर में एक परंपरागत प्रतिद्वंदिता खड़ी की गई है। जानकार लोग कहते हैं जो एक्सोडस हुआ था वीपी सिंह के टाइम में, बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में, जिस पे वो जो फिल्म बनी है, जब वहाँ कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तो उसमें भी रणनीति यही थी कि पंडितों को जम्मू में ले आओ ताकि पूरा वोट यहाँ कंसंट्रेट हो जाए एंटी मुस्लिम वाला, और उसका हम फ़ायदा उठा लें पॉलिटिकली। और आखिर में 3 राज्यों में बांटा गया तो वो नीति पुरानी वाली जो अटल जी के ज़माने से चली जा रही है वो एक्सपोज हुई। तो वहाँ पर जो आपकी जीत है वो भी जीत आपकी जीत नहीं है, वो मोदी को हराने के लिए दिया गया वोट है। तो आपको अभी बहुत काम करना पड़ेगा और गंभीरता से करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहूँगा, जिस मक्कारी को हमने देखा हरियाणा के भाषणों में, वो नहीं होनी चाहिए। बात करें तो गंभीरता से करें, जो सचमुच आप करना चाहते हैं वो करें, नाटक ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कम से कम कांग्रेस में जो लोग भी सुन रहे हैं, राहुल जी समेत,
ये सब बातें वो बातें हैं जो मंदेदरी रावण से कहती थी टाइप की मान लीजिए। शुभ चिंतक हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी बाहर हो, इसलिए आपके साथ हैं। नीतियों पे, विचारों पे आपसे बहुत सारे मतभेद हैं। मज़दूरों के खिलाफ बहुत अच्छा काम आपने नहीं किया है, किसानों के खिलाफ नहीं किया है, WTO आपने साइन किया। आज चीन का पूरा दबदबा पूरी दुनिया पे व्यापार का है, आपकी नीतियों के कारण है, आपके मनमोहन सिंह जी के कारण है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जब लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा तो हम इन नीतियों के लिए भी कान कैसे खींच पाएंगे, इसलिए आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। तो उल्लू मत समझिए उन्हें। नमस्कार, जय हिंद।